हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। ये रोटेटिंग कॉइल की वजह से हम लोग देखेंगे जो फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आने के साथ ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उनका हम लोग जो है सो वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। और यही रोटेटिंग कॉइल की वजह से हम लोग एसी जनरेटर लास्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो खास करके रोटेटिंग कॉइल का काम ही है कि फ्लक्स में चेंज लाना, और इसमें फ्लक्स में चेंज लाते हैं हम लोग बाय चेंजिंग एंगल। तो ये इसको लिख लीजिए, हेडिंग लगाइए आप लोग कि इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। तो अब तक में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग पढ़े थे फ्लक्स निकालने के लिए सीखे थे, फ्लक्स के साथ पढ़े थे फैराडे लॉ, और फैराडे लॉ के साथ जो है हम लोग लास्ट में पढ़े थे लेंज लॉ। तो ये तीसरा लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। तो चलिए पहले हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए सीख चुके हैं, उसका रिकैप करा देते हैं। समझिए कि ये रहा रिकैप। तो फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे है। फ्लक्स निकालने के लिए करते थे हम लोग B.A। जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं, तो यहाँ जिसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो इसको B.A cos थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा जो होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फैराडेज लॉ। फैराडे का 2 लॉ पढ़े हैं, तो उनमें फैराडे लॉ जिससे जो हम लोगों को मैथमेटिकल रिजल्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। तो फैराडे लॉ से हम लोगों को ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला आया था। फर्स्ट लॉ सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर फ्लक्स में चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सेकेंड लॉ बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है, इसको इंड्यूस ईएमएफ को जनरली मान के चलिए ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये dt होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करते हैं। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ आएगा, या इसका एवरेज के रूप में निकालेंगे तो अगर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो डेल्टा फाई बाय डेल टी होता है। इस तरह से ये एवरेज के लिए बात करेंगे तो डेल फाई बाय डेल टी, मतलब ये बड़े चेंज के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्मॉल चेंज, मतलब इसका मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में। तो डी फाई बाय डी टी दिया रहेगा, तो मतलब फ्लक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और जो है तीसरा है लेंज लॉ। लेंज लॉ का काम होता है डायरेक्शन बताना। लेंज लॉ ये जो है सो डायरेक्शन निकालने में मदद करती है, डायरेक्शन फाइंड। और इनका स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ होगा तो वो इस तरह से होगा कि हमेशा वो जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उनको अपोज करना चाहेगा। तो यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे तो डायरेक्शन ऑफ, लास्ट क्लास में पूरी क्लास में हम सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए सिखाए थे, तो अगर किसी को डायरेक्शन पूरी तरह से अगर सीखना है तो लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। तो ये बता रहा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ सच दैट इट अपोजेस कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जिनके वजह से ये प्रोड्यूस होता है उन्हीं का ये अपोज करता है। अगर फ्लक्स में चेंज इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग को चेंज करेगा, यानी कि उसको डिक्रीज करना चाहेगा, और वो डिक्रीजिंग की वजह से, मतलब जब फ्लक्स के घटने की वजह से इंड्यूस हुआ है तो उसको घटने नहीं देगा, फिर उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्लक्स में चेंज करने के लिए हम लोग 3 तरीका अपना सकते हैं। फ्लक्स को चेंज करने का, अगर फ्लक्स को चेंज करना चाहेंगे कैन बी चेंज, तो इनका 3 तरीका है, कई बार पहले ही बात कर चुके हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएं, या तो हम लोग एरिया वेक्टर में चेंज ले आए, और तीसरा या तो उन दोनों के बीच का एंगल को चेंज कर देंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट है
तो बी ए, अगर ये दोनों कांस्टेंट है कोस थीटा, थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे तो कोस थीटा का वैल्यू वेरी करेगा। कोस थीटा का वैल्यू अगर वेरी कर रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ यही कराएगा कि अगर कोई भी कंडक्टर से लिंक, अगर कोई कॉइल है तो उसके अंदर फ्लक्स में चेंज आ रही है तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सर्किट कंप्लीट होता है तो वहाँ पे एक इंड्यूस करंट भी फॉलो होती है। तो ये थीटा है, इसको चेंज कर करके, और थीटा को चेंज करने के लिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं रोटेटिंग कॉइल। अगर कॉइल को जब रोटेट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ थीटा एंगल चेंज आएगा। तो अभी क्वेश्चन से हम समझते हैं। तो ये सब पुरानी बात थी, हम आपको रिकेप करा दिए कि अगर कोई लेक्चर अगर नहीं भी देखे हैं तो उसको याद आ जाएगा। बस इतना ही काम आने वाला। फ्लक्स को हम लोग निकालने के लिए बी ए कोस थीटा यूज करेंगे, और ईएमएफ निकालने के लिए डी फाई बाई डी टी। अगर किसी को करंट भी निकालना है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट, ये आई जो लिखे हैं इसको इंड्यूस करंट कहेंगे, और इंड्यूस करंट जो होता है वो आई बाय आर हो जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे ई इंड्यूस ईएमएफ है, तो अगर इसी तरह से इस फॉर्मूला हम लिखेंगे तो 1 बाय आर डी फाई बाय डी टी आ जाएगा। तो ये इंड्यूस करंट आ गया है। तो करंट का अब भी फार्मूला वही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेसिस्टेंस होता है। तो ये सब बेसिक बात थी, इनको हम आपको दिखा दिए, जो ये सब बात अब तक पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं खास करके न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनरली ये न्यूमेरिकल कल के क्लास में नहीं कर पाए थे क्योंकि वैसे ही लेक्चर लेंथी हो गया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद जो है सो हम सॉल्व करेंगे, तो उसको आराम से मिला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है फर्स्ट वाला, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है। इनके अंदर एक कॉइल है जो सर्कुलर फॉर्मेट में है, ये सर्कुलर कॉइल है, और ये सर्कुलर कॉइल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B है, जो कि कांस्टेंट है, और इनका एरिया भी मान लेते हैं। जनरली इसका रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए जो ये कॉइल है इनका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस छोड़िए सीधा हम एरिया ही मान लेते हैं। अगर रेडियस दिया हुआ तो सर्कुलर कॉइल का आप लोग रेडियस से एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है इनका जो कांस्टेंट है वो भी, और ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के बाद इसके शेप में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉइल रोटेट एट एंगल 60 डिग्री, find induce EMF if it take 0.2 second by रोटेटिंग एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल रोटेट करने में इनको 0.2 सेकेंड लगा है। तो यहाँ पे आपको देखिए टाइम दे चुका है। तो पूछ रहा है इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए, अगर इसका कॉइल का रेसिस्टेंस भी मान कर चलिए दे दिया R, तो वहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए जो R है ये रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल है, ये रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल है। तो इनको देखिए पहला क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको पहले क्या चाहिए कि ईएमएफ, जनरली हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला दिखाएंगे। इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए E इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। जनरली ये 60 सेकेंड में कह रहा है, तो 60 सेकेंड के लिए 60 एंगल पे कह रहा है, 60 डिग्री एंगल पे हुआ है, और टाइम जो दिया हुआ 0.2 सेकेंड है, तो थोड़ा सा लास्ट टाइम लग रहा है। dt मतलब वो बहुत छोटा टाइम होता है, बहुत ही छोटा, मतलब माइक्रो में होता है या नैनो में होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबको टाइम दिख रहा था, यहाँ पे चेंज जो आने वाला है वो डेल फाई बाय
ये बड़ा चेंज है डेल टी, और इसका मोड लगा देंगे। और इनकी वजह से डायरेक्शन जो आने वाला है उनको भी देख लेंगे, डायरेक्शन के बारे में कंसिडर नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे ये फ्लक्स में किसकी वजह से आ रहा है, ये चेंज की वजह से आ रहा है, या डिक्रीज की वजह से या इंक्रीजिंग। अगर फ्लक्स में इंक्रीज हो जाएगा तो ये फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन पे आ जाएंगे। तो फ्लक्स में चेंज निकालने के लिए यहाँ पे आपको देखिए, अगर इसको फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल टी है, इसका मोड लगा देते हैं। ये फ्लक्स फाइनल फ्लक्स अगर हमको निकालना है तो फाइनली कितना जा चलेगा एंगल 60 डिग्री पे। तो देखिए अभी जो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये कोई कॉइल लिए हैं तो इसका हम लोग एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में मानेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तभी एंगल 0 मानेंगे। तो अभी मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और एरिया वेक्टर भी अंदर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब कुछ देर के बाद अगर ये रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करेगा मान के चलिए, तो रोटेट करने के बाद 60 डिग्री एंगल पर चले जाएगा, तो इनका फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि कोस 0 से मैक्सिमम हो रहा है और कोस 60 जो आएगा उसका वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि कोस 0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू देता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्लक्स निकालने के लिए, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है जनरली बी ए कॉस थीटा। अगर हमको फ्लक्स इनिशियल देखना है तो इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इनिशियल फ्लक्स जो आ जाएगा वो बी ए होगा। और फाइनल फ्लक्स हमको देखना है, तो फाइनली ये कॉइल जो रोटेट करे 60 डिग्री एंगल पे चले गया था, 60 डिग्री एंगल पे चले गया है, तो अब इनके बीच का जो एंगल आ जाएगा बी ए कॉस 60। अब कॉस 60 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा बी ए बाय 2। अब फ्लक्स में चेंज निकालना, तो चेंज निकालने के लिए हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, तो डेल फाई यहाँ से कर देंगे, तो डेल फाई जो आ जाएगा फाई एफ माइनस फाई आई। तो फाइनल क्या है बी ए माइनस बी ए बाय 2, अब माइनस में बी ए, तो ये माइनस में बी ए बाय 2 आ चुका है। लेकिन हमको चेंज इन फ्लक्स चाहिए, उसका मोड है, तो यहाँ से देखिए इन्हीं को हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो E इक्वल टू जो आने वाला है मोड ऑफ माइनस बी ए बाय 2 डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम जो दिया हुआ है 0.2 सेकेंड है, तो यहाँ से हम इसको 0.2 सेकेंड पुट कर देंगे, 0.2 पुट कर चुके हैं। तो ये मोड की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से जो आने वाला है देखिए बी ए डिवाइड बाय 2 इंटू 0.2, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, तो अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ चुका है 5/2 बी ए। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आ चुका है वो इसको चाहे तो 2.5 बी ए लिख सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है। अगर इस कॉइल का डायरेक्शन अगर हमको निकालना है, अभी देखिए इसके अंदर करंट कितना आने वाला, तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो करंट निकालने के लिए ई बाय आर कर देंगे। करंट निकालना है तो ई बाय सिंपली आर कर देंगे, तो ई का वैल्यू पता चल चुका आपको, तो ई का वैल्यू है 2.5 बी ए डिवाइड बाय आर। अब इसके अंदर करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि पहले तो आएगा इंड्यूस ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ है तो उनकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो फ्लक्स इसका इनडायरेक्टली चेंज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनिशियल फ्लक्स जो था वो बी ए है और फाइनल फ्लक्स जो है सो डिक्रीज हो चुका है। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये फ्लक्स को सपोर्ट करना चाहेगा, तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हुआ, और इंड्यूस करंट जब आएगा तो वो इंड्यूस करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सो इस पुराने मैग्नेटिक फील्ड के साथ होना चाहिए। तो इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो करंट का डायरेक्शन उस तरफ फिट करना पड़ेगा कि जो इंड्यूस करंट आया है उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से हम इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगा, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है कुछ ऐसे आएगा।
अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है तो आपको पता चल चुका है कि अगर ये कुछ इस तरह से है तो इनके अंदर कहीं ना कहीं इसका हाइयर टर्मिनल कुछ ऐसे होगा, ये हाइयर टर्मिनल लोअर टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है करंट का फ्लो। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि किस तरह से फ्लक्स निकालें। फ्लक्स का पुराना फार्मूला BA cos थीटा, और उसके बाद हम लोग देख चुके हैं किस तरह से कर लिए हैं। तो इनको पॉज करके एक बार लिखिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये जो कि इनवार्ड ही है। ये एक इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड इस बार दिया हुआ B = 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इसका यूनिट दिया हुआ है। एक क्वाइल है जो कि सर्कुलर क्वाइल ही है, ये एक सर्कुलर क्वाइल है और इनका रेडियस डायमीटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। इस बार ओमेगा का वैल्यू भी दिया हुआ है। ओमेगा जो दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ है कि ओमेगा का वैल्यू है 300 रिवोल्यूशन पर मिनट, और इनका एरिया भी दिया हुआ है। ये क्वाइल है, इसका एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर²। अब ये क्वाइल है तो क्वाइल का कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, क्योंकि कोई भी अगर वायर से बना हुआ है तो उनका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, और इनका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है, एरिया वेक्टर एरिया भी दिया हुआ है, और ये रिवोल्यूशन जो ओमेगा हो रहा है ये भी दिया हुआ है, और ये हो रहा है। तो अब ये जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने की वजह से इसके बाद फ्लक्स में चेंज आएगी। फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो एक EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस हुआ है तो इस सर्किट के अंदर ये कॉइल जो है उनके अंदर एक करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंड्यूस, नंबर 1 में चलिए इंड्यूस EMF पूछ रहा है, इंड्यूस EMF फॉर नंबर 1 में हाफ रोटेशन। अगर ये जब हाफ रोटेशन करेगा, मान के चलिए अगर ये क्वाइल कुछ ऐसे है तो ये रोटेट होकर के अगर ऐसे आ जाएगा तो इसको हाफ रोटेशन करते। देखिए ये क्वाइल मान के चलिए अभी ऐसे है, तो ये इस तरह से अगर ये रोटेट होकर कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी कि 180 पे अगर टर्न हो जाएगा तो उसको हाफ रोटेशन कहेंगे, फॉर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन। दूसरा पूछ रहा है फुल रोटेशन के लिए, फॉर फुल रोटेशन। फुल रोटेशन मतलब जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रिटर्न होकर के आ जाएगा। अगर मान के चलिए ये यहाँ पर क्वाइल है पहले, तो ये इस तरह से रोटेट होकर के फिर इस तरह से आ जाएगा, हाथ घूम तो नहीं रहेगा, ऐसे ही घूम करके फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगा इसको। अब देखिए इसको टर्न करेंगे तो ये मान करके चलिए कुछ ऐसे, अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देंगे तो अगर ये टर्न होकर 180 होगा तो 180 पे ये जो है सो दिखेगा आपको यहाँ पे। अगर ये 360 पे अगर घूम जाए, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो फिर ये पॉइंट आपको उसी पॉइंट पे दिखने लगेगा, मतलब जो फाइनल होगा वो इनिशियल हो जाएगा फुल रोटेशन में। तीसरा पूछ रहा है चार्ज फॉलोन इन हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन में कितना चार्ज फॉलो होगा ये पूछना। आपको इन्फॉर्मेशन देखिए क्या सब दिया हुआ है, ओमेगा भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है, एरिया वेक्टर भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम आपको जो मेन चीज़ था ये सब दिखा, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल दे दी है। तो अगर आप लोग चाहे तो एक बार पॉज करके ट्राई जरूर कर सकते हैं। कर लिया, चलिए अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। तो पहले हमको इंड्यूस EMF चाहिए, तो इंड्यूस EMF के लिए फॉर्मूला लगाएंगे E = ये अगर हाफ रोटेशन का रहा है तो डेल्टा टी कुछ टाइम लगेगा उसके लिए, तो ये जनरली डेल फाई बाय डेल टी आएगा, और इसका हम लोग मोड लगा देंगे।
डायरेक्शन तो लेंज लो से निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखने वाले हैं ई का जो वैल्यू आने वाला है डेल्टा फाई, मतलब फाई एफ माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाय डेल टी। क्योंकि ये टाइम कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है तो इसलिए फाई को ऊपर ही रखेंगे। तो फाइनली कितना हो चुका है, अगर मान के चलिए इनिशियली अगर एरिया वेक्टर भी मान लिए इनवर्ड है, देखिए अभी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखिए ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर अगर जब ये रोटेट करके 180 आ जाएगा तो ये घूम करके कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे ये अंदर की तरफ है। तो अब ये घूम कर करके सामने आ जाएगा, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो हो जाएगा 180। तो 180 कोस 180 -1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो माइनस बी ए, बाद में मैग्नीट्यूड रख देंगे, अभी रखने दीजिए कॉमन, और ये माइनस इनिशियली तो दोनों एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, तो ये बी ए और डिवाइड बाय डेल्टा टी। अभी टाइम को रहने दीजिए, निकालेंगे टाइम को। अब यहाँ से आ जाते हैं, तो ये दोनों मोड मिलकर माइनस बी ए माइनस 2 हो जाएगा, मोड खत्म कर देंगे तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, E इक्वल टू 2BA डिवाइड बाय डेल टी। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ और एरिया वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 × 10⁻⁻⁴ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं, ये 2 × 2 मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻⁴ × 25 माइनस में 20 10⁻⁻⁴, इसलिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो उसको SI यूनिट में कन्वर्ट किए हैं, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड बाय डेल टी। तो आप डेल टी का ना वैल्यू निकालते हैं, तो डेल टी का वैल्यू हम यहीं निकाल देते हैं बीच में। देखिए ये जो सर्कल यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं और इसके अंदर ही देते हैं। देखिए 1 मिनट में देखिए 300 रिवोल्यूशन करता है, 300 बार ये टर्न कर देगा 1 मिनट के अंदर। तो देखिए 300 रिवोल्यूशन जो कर रहा है ये 60 सेकेंड में, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है। तो 1 रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में कितना लगेगा 60 डिवाइड बाय 300, तो ये कैंसिल कर करके आ जाएगा ये 1/5 सेकेंड, ये सेकेंड में, इसको ऐसे काट देते हैं। अब तक में देखिए हाफ रोटेशन हो रहा था, हाफ रोटेशन में रिवोल्यूशन देखेंगे तो हाफ ही हो जाएगा, तो हाफ रिवोल्यूशन जो आ जाएगा यहाँ पे तो 1/10 आ जाएगा, 10 सेकेंड। तो टाइम भी पता चल चुका है, 1/10 सेकेंड आ गया है। तो 1/10 को हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं, इसको 0.1 लिख सकते हैं। तो ई का वैल्यू देखिए फाइनली, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 × 2 4 × 25, तो ये 100 हो जाएगा, और नीचे से भी 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 100,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर -4 है, तो ये 10 की पावर -1 बच जाएगा। तो ये देखिए पहले देखिए इसको इनको और इनको मिला करके 1000 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ देख गया। आप देखिए E इक्वल टू जो आ जाएगा 10⁻⁻⁵ वोल्ट। ये इंड्यूस EMF आ चुका है हाफ रोटेशन के लिए। ये क्या है, हाफ रोटेशन के लिए। फ्लक्स जो चेंज आया था वो 2B आया था, इसको याद रखिएगा, ये 2BA आया है फ्लक्स, इनका इस्तेमाल करेंगे। अब फुल रोटेशन के लिए कह रहा है, तो फुल रोटेशन के लिए देखिए EMF 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे आएगा, इसलिए कि देखिए फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो फ्लक्स में फुल रोटेशन के लिए 0 आने वाला है, क्योंकि जो इनिशियल था वही फाइनल आ जाएगा फुल रोटेशन के लिए। तो फुल रोटेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो ये तो छोटा सा पार्ट है, डेल्टा फाई जो आ जाएगा वो 0 होगा, इसलिए कि डेल्टा फाई
जो इनिशियल पोजीशन है, जैसे मान के चलिए अभी एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा अंदर ही रहेगा, तो ये एरिया वेक्टर घूम कर 360 घूमेगा, तो ये ऐसे घूम करके 180 पे यहाँ आया था, अब फिर ये कंप्लीट होकर के इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो इनिशियल पोजीशन था वो फाइनल पोजीशन है, तो ये आ जाएगा BA माइनस BA इक्वल टू 0। जब फ्लक्स में चेंज ही 0 आया है तो इंड्यूस EMF जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट हम लोग को निकालना है चार्ज फॉलोन इन हाफ रोटेशन। तो लास्ट क्लास में बताया था कि जो टोटल चार्ज जो फॉलो होता है उसका तरीका निकालने का, तो इनको चलिए यहाँ पे कर देते हैं। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो Q टोटल का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई डिवाइड बाय R। तो यहाँ से देखिए डेल फाई जो आया आपको 2BA, यानी कि मोड लगा करके तो 2BA आ जाएगा, 2BA डिवाइड बाय R। तो 2B का वैल्यू जानते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और A का भी वैल्यू दिया हुआ है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 4 और डिवाइड बाय 4। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देखिए आने वाला है, ये दोनों मिलाकर 100 आ जाएगा, ये इनको मिलाकर के 100। देखिए ये आ जाएगा 10 का पावर माइनस में 4, तो ये 10 का पावर माइनस 2 और 10 का पावर माइनस में, देखिए ये और ये दोनों मिलाकर 10 का पावर 2 आ जाएगा, और ये 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर माइनस 8 है, तो ये हो जाएगा 10 का, चलिए अब इसे ही कर देते हैं, ये 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 का पावर माइनस में 8। अब क्लियर रहेगा। ये 25 आ जाएगा, तो इसको हम 2.5 लिख सकते हैं, और एक ज़ीरो इसके अंदर अरेंज कर लेते हैं, 10 का पावर माइनस 7, ये एम्पियर आ जाएगा। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम होगा, सॉरी ये चार्ज फॉलो हो रहा है, इसको कूलम कहेंगे। तो टोटल चार्ज फॉलो जो हुआ है हाफ रोटेशन के दौरान 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। तो इतना बात आप देख लिए हैं। तो देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन को रोटेटिंग कॉइल का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इनको आप लोग पॉज करके पॉज करके एक बार लिखें जरूर। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे दिया हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड ही है, फिर से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से है, और एक सेमी सर्कुलर क्लोज कॉइल है। ये थोड़ा सा इसको सही से कर देते हैं। ये सेमी सर्कुलर क्लोज कॉइल है। ये देखिए सेमी सर्कुलर क्लोज कॉइल। तो ये एक सेमी सर्कुलर क्लोज कॉइल है जिनका रेसिस्टेंस देखिए R दिया हुआ है। इनका रेसिस्टेंस जो है वो R है, रेसिस्टेंस R। अब इनको रोटेट करा दिया गया, इसे मैग्नेटिक फील्ड इसका मान लेते हैं यूनिफॉर्म ही है, वो B है, और एरिया जो है सो A है। तो अभी तक कुछ नहीं कहा जाएगा आप मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया को। अभी तो एरिया तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, दिया हुआ A है। अब इनको देखिए यहाँ से रोटेट करा दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे मान के चलिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा दिया गया है। जैसे फील कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये एक कॉइल है, इस कॉइल को, ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल को ऐसे रोटेट करा रहा है। तो अब जब ये रोटेट करेगा तो ये कॉइल कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, ये कॉइल कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, मान के चलिए कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अभी इनिशियली मान के चलिए यहीं पे है, अब ये फील आ रहा आपको। तो अब इसको रोटेट करा दिया गया है, इसको ऐसे ये रोटेट करा दिया गया है। अब ये रोटेट जो कराया है इसको जनरली हम लोग ओमेगा मान लेते हैं। इसका रोटेशन स्पीड जो है ओमेगा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड इंड्यूस
देखिए नंबर वन है EMF एंड करंट, और दूसरा है ड्रॉ ग्राफ फॉर I वर्सेस T। इंड्यूस करंट और टाइम का ग्राफ हमको दिखाना है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करने, चलिए हमें कर देते हैं। तो देखिए पहले मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल रोटेट कर चुका है। तो सपोज आफ्टर सम टाइम इट रोटेट बाय थीटा एंगल। अब जब ये थीटा एंगल रोटेट करेगा तो मान के चलिए कुछ ऐसे आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये थीटा एंगल इंटर कर चुका है। अब जब थीटा एंगल इंटर कर चुका है तो अब देखिए हमको निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, BA cos 0 आएगा। फ्लक्स जो आएगा BA cos 0। अब देखिए थोड़ा सा आपको हैरानी होगा कि cos 0 थीटा होना चाहिए। देखिए थीटा अभी भी जो इसका एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये थीटा जो होता है बीच का एंगल जो होता है ये जीरो जो लिए इन दोनों के बीच क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। तो एरिया वेक्टर तो इसका हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो एरिया भले ही इसका बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के बाद, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन अंदर जब जैसे इंटर करता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो एरिया जो इसका इंक्रीज कर रहा है। अब जब एरिया इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अब देखिए एरिया जो आ रहा है अभी भी एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड ही है, तो एरिया बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन तो अभी कांस्टेंट ही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो जीरो ही रहेगा। ऐसे फ्लक्स जो आ जाएगा वो BA है। तो अब देखिए ये एरिया जो आया है इस एरिया को अगर हम निकालना चाहेंगे तो थोड़ा सा इधर काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई आर्क है, ये थीटा एंगल रोटेट किया जिसका रेडियस R है, इतना पता है। तो टोटल 2 पाई एंगल में जो एरिया होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। 2 पाई एंगल में 2 पाई जब रेडियन अगर पूरा एंगल होता है तो उसके अंदर जो एरिया होती है वो पाई R स्क्वायर होता है। तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर। अब थीटा एंगल अगर उसके अंदर इंटर किया है तो थीटा रेडियन में क्या जाएगा थीटा R स्क्वायर बाय 2। और जब थीटा निकालना है तो यहाँ से दिया हुआ आपको एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिए एंगुलर स्पीड से कैसे निकाल सकते हैं। एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इंटर किया है डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं ओमेगा इंटू टी। देख रहे हैं। तो अब यहाँ से आ चुका है, चलिए इसको बी के जगह भी एरिया जो क्या रख देंगे थीटा R स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रखिए ओमेगा इंटू टी। तो ये फ्लक्स जो आ जाएगा वो फ्लक्स आ रहा है BR स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। अब EMF निकालना है तो EMF निकालने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो EMF इक्वल टू आएगा d∅/dt। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो B कांस्टेंट R भी कांस्टेंट ओमेगा भी कांस्टेंट है, सिर्फ T है तो ये ख़त्म हो जाएगा BR स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय 2। तो EMF आ चुका है जो कि कांस्टेंट EMF आया है वो टाइम इंडिपेंडेंट है।
देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार, थोड़ा सा फील दिलाते हैं। अगर ये इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है तो इंड्यूस करंट भी निकालना तो बहुत आसान है। इंड्यूस करंट इक्वल टू क्या, ई बाय आर कर देंगे। तो इसको ई बाय आर कर दें तो बी आर स्क्वायर ओमेगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय 2 इंटू आर। तो इंड्यूस करंट भी आ चुका है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है कि फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट, ये दोनों कांस्टेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर भले एरिया बढ़ रहा है लेकिन एरिया का जो रेट है बढ़ने का वो सेम है, क्योंकि एरिया जो इंटर करेगा तो ये ओमेगा स्पीड पे है, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। एंगुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एरिया उससे जो जितना स्पीड से जा रहा है वो स्पीड तो सेम है, तो इनके अंदर फ्लक्स में चेंज का रेट जो वो सेम है। अगर फ्लक्स में इसके चेंज का रेट अगर सेम है तो ईएमएफ जो होता है उसके फ्लक्स के चेंज के रेट को ही कहते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में जब होता है तो वो रेट है बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2, और इंड्यूस ईएमएफ जो इंड्यूस करंट जो आ गया है बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इंटू आर। तो ये तो मान के चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हमको सेकेंड पार्ट पे देखना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब देखिए शुरुआत में क्या है कि इनको एक बार आप लोग लिख लीजिए, इनको मिटा करके आप समझाते हैं कुछ और बात। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो आया उसको रहने देते हैं। चलिए देखिए, इसको भी मिटा ही दीजिए। तो अगर मान लेते हैं कि ये बाउंड्री है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मान लीजिए कुछ रोटेट करते करते एक सिचुएशन आया है कि ये कुछ ऐसे आ चुका है, ये रोटेट होकर के कुछ ऐसे आ गया है। तब इनके बीच का एंगल जो है सो थीटा इंक्रीज कर चुका है, ये थीटा ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। फिर अगले टाइम में ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसे हो गया है, अब ये कुछ ऐसे हो चुका है। तो अब इनका कंप्लीट एंगल जो है सो मान के चलिए ये थीटा 180 है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये जैसे पहले ये पोजीशन पे था तो अब ये 180 रोटेट होकर के अगले पोजीशन पे हो चुका है। तो इसका एरिया तो अब इनके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैक्सिमम पहुंच चुका। अब क्या होगा कि अब इनका फ्लक्स, अब तक तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, इनिशियली हाफ रोटेशन फ्लक्स इंक्रीजेज। अब तक तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, अब ये इनके अंदर क्या, जैसे रोटेट करेगा अब इसके अंदर का एरिया घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो एरिया घटना जब स्टार्ट हो जाएगा तो अब जो फ्लक्स का डायरेक्ट चेंज जो हो रहा था, अब वो पहले इंक्रीज कर रहा था अब डिक्रीज कर रहेगा। अब पहले इंक्रीज कर रहा था, करंट मान करके चलिए अभी करंट को दिखा देते हैं। तो इसके अंदर करंट डायरेक्शन क्या है कि अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ है, तो ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। तो इस इंक्रीजिंग को अपोज करने के लिए एक इंड्यूस करंट आएगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा इसमें इस तरह से होगा कुछ। अब तक तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ था, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन जो है वो इंड्यूस ईएमएफ का भी होगा। तो हायर टर्मिनल जो है सो कुछ ऊपर की तरफ होगा और लोअर टर्मिनल नीचे की तरफ होगा। अब तक घटना ठीक था। अब इनके बाद क्या, जैसे ही ये टर्न होगा थोड़ा सा, अब इसका एरिया डिक्रीज करेगा। तो इनके बाद क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हाफ रोटेशन तक हो जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन फ्लक्स विल बी डिक्रीजेस। अब ये एक ही बार नहीं है, प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो हायर टर्मिनल था वो लोअर हो जाएगा, जो लोअर है वो हायर हो जाएगा।
तो शुरू तक तो पहले हाफ रोटेशन तक कंप्लीट चला, उसके बाद क्या है कि अब इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप देखिए इनको यहाँ बना देते हैं। तो अब क्या होगा इनके साथ कि कुछ ये बाहर अब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मान करके चलिए ये कुछ ऐसे हो चुका है, ये कुछ ऐसे हो चुका है। तो अब इनका एंगल घटना स्टार्ट हो चुका है, एरिया घट रहा है। फिर कुछ देर बाद ये जो है सो रोटेट होकर के इसी में बना देते हैं, मान के चलिए तो अब तक हुआ था। अब ये बात अगर आप लिख लिए हैं तो देखिए हम EMF को ऊपर लिख देते हैं। EMF का जो वैल्यू आया है वो BR² ओमेगा बाय 2, BR² ओमेगा बाय 2, और इंड्यूस करंट जो आया है वो हो जाएगा BR² ओमेगा बाय 2R। ये इंड्यूस EMF है, इस 2 को ऊपर कर देते हैं, और ये इंड्यूस करंट है। तो यहाँ तक तो बात सही था। अब देखिए अब कुछ सिचुएशन ऐसा आएगा कि मान करके चलिए ये कुछ ऐसे हो चुका है। ये कुछ इस तरह से हो चुका है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ नहीं है, सही है। ये रोटेट किया और ये रोटेट होकर के अब थोड़ा सा ही एंगल इसके अंदर बचा है, थोड़ा सा एरिया बचा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये एरिया। अब फाइनली क्या होगा, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये मान लीजिए कि ये रिंग जो है फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। यहाँ तक टर्मिनल रिवर्स था, अब फिर ये इंटर करेगा, फिर से टर्मिनल चेंज हो जाएगा। तो मतलब आफ्टर एवरी रोटेशन उसका फ्लक्स डायरेक्शन जो है, सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट विल बी चेंजेस। तो आपको समझ में आ गया कि इसका डायरेक्शन जो है सो हमेशा चेंज है, इसलिए ग्राफ हमको दिखा रहे थे इस तरह। तो ग्राफ का डायरेक्शन जो हो जाएगा, अगर इस फिगर को लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए आप ग्राफ जब यहाँ पे बना रहे हैं I वर्सेस J, दूसरा का ग्राफ में ग्राफ फॉर I वर्सेस T, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इस पे टाइम, अगर फुल टाइम पीरियड यहाँ पे है ये, तो ये हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा। ये देखिए तो शुरुआत में क्या, अगर मान चलिए इनिशियली अगर ये इंक्रीज कर रहा था तो पॉजिटिव था, ये एंटी क्लॉकवाइज में अगर घूम रही है तो उसको, जैसे कि एरिया पहले इंक्रीज कर रहा था तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इनिशियली जो होगा वो I को जनरली यहाँ पे I0 मान लेते हैं, ये वैल्यू जो है इसको I0 कंसिडर कर लेते हैं। तो वैल्यू तक चेंज नहीं होने वाला, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था। यहाँ पे I0 प्लस में हो जाएगा और जस्ट नीचे माइनस में I0 नीचे हो जाएगा। तो इनिशियली क्या है, पहले हो जाएगा हाफ टाइम पीरियड तक, जब ये हाफ टाइम पीरियड है, ये फुल टाइम पीरियड, ये 3/2 टाइम पीरियड, और ये 2 टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि अगर ये जैसे देखिए ये रोटेट कर करके गया था, हाफ रोटेशन में इस तरफ हुआ, फिर जब फुल रोटेशन हुआ तो यहाँ पे था हाफ रोटेशन तक, तो इसका डायरेक्शन मान के चलिए प्लस रहा कुछ इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हाफ रोटेशन में इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, फिर उसके बाद फिर हाफ रोटेशन हो जाएगा तो फिर इसका डायरेक्शन जो है सो कुछ ऐसे आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर हाफ रोटेशन होगा तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो रहा है। आपको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस EMF विल बी चेंजेस। तो यही बात थी कि यहाँ पे ग्राफ से दिखाने का, मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन की जब बात करेंगे, अगर ग्राफ अगर पूछ दिया है तो कुछ इस तरह से होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग जो है सो आप इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं, कुछ ऐसे। ये इस तरह ग्राफ गलत हो जाएगा, ये इस तरह का करेक्ट है, क्योंकि हाफ रोटेशन तक उसका जो पॉजिटिव वैल्यू है तो अगले हाफ में नेगेटिव, फिर अगले हाफ में पॉजिटिव, फिर अगले हाफ में नेगेटिव। ये सब बात अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एसी में जनरली बहुत ज़्यादा यूज होगा। अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। इसको लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर से यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर हम एक कोई सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं। ये सर्कुलर कॉइल को फिर से डायमीटर के अबाउट इनको रोटेट करा दिया गया है ओमेगा से। ओमेगा दिया हुआ है, इसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, इनका मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा गया वो भी कांस्टेंट है, इस कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट है। लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो इस बार थीटा चेंज होने वाला है। थीटा चेंजेस देखिए कैसे होगा। तो अभी इनिशियली अगर देख लेंगे, इसका रेसिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो इनवर्ड है और एरिया वेक्टर भी इनवर्ड ही मान लेते हैं। इनिशियल का स्टेज ऐसे है। अब जब ये रोटेट करेगा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये एरिया वेक्टर है, तो अभी दोनों सेम डायरेक्शन है। अब जब कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो घूमने वाला है नहीं, अब घूमेगा क्या, उसके साथ साथ एरिया वेक्टर घूमेगा। तो एरिया वेक्टर ऐसे से घूम रहा है, तो ये कुछ इस तरह से हो रही है। तो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ है आर है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड इंड्यूस EMF एंड करंट एट एनी टाइम t। एक कोई जनरल केस पूछा है, एनी टाइम t पे, और साथ साथ ये भी पूछ रहा है, मान के चलिए फर्स्ट हुआ, सेकंड ड्रॉ ग्राफ फॉर E वर्सेस T एंड I वर्सेस T। ये VS इसको कहते हैं वर्सेस। तो चलिए पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स जो आ जाएगा यहाँ पे देखिए, तो फ्लक्स इक्वल टू BA cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, बदलने वाला है क्या, थीटा है। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड दिए हुआ है, तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए क्या करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय या एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय थीटा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, अगर मान लें कुछ टाइम बीत चुका है, अगर ये कुछ टाइम जब बीता है तो ये थीटा एंगल रोटेट हो चुका है। तो यहाँ से थीटा आ चुका है, थीटा बाय टाइम। तो आप थीटा का वैल्यू रख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। समझ में आ गया बात। यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर रोटेटिंग थीटा एंगल। चलिए यहाँ पे चेंज कर देते कलर, थीटा एंगल एट टाइम टी टाइम पे जो है सो वो एंगल थीटा घूम चुका है या रोटेट हो चुका है। तो इसको क्या आप कर सकते, BA कोस थीटा की जगह पे ओमेगा इंटू टी, ये आ गया है। अब इंड्यूस EMF हमको निकालना है, तो इंड्यूस EMF निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो जनरली d∅/dt का मोड लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट देखेंगे तो BA तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस में साइन, ओमेगा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस में BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया है E इंड्यूस EMF। तो ये मोड हटाएंगे तो मान के चलिए वो माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से इंड्यूस EMF जो आ चुका है वो BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब कभी कभी ऐसे लिखा होता E = E0
साइन ओमेगा टी। जब एसी करंट जब पढ़ाएंगे तो उस समय ये जो एसी ईएमएफ आता है वो इस तरह से आता है, जहाँ पे ई नॉट इक्वल टू बी ए ओमेगा। इसको कहते हैं पीक ईएमएफ, इनको जनरली कहते हैं पीक ईएमएफ। ये नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है एसी उसमें आएगा। तो ये ई जो जनरल केस आ गया है इसका, देखिए इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर करंट निकालना तो करंट के लिए तो और आसान सी बात है, करंट को निकालना है तो कर दीजिए ई बाई आर। तो ई का वैल्यू कितना है, ये है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय आर है। तो अब आई के जगह पे लिख देंगे, ये पीक करंट हो जाएगा, बी ए ओमेगा बाय आर को हम आई नोट कर दिए हैं और यहाँ से हो जाएगा साइन ओमेगा बाय टी। यही होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये प्रत्येक हाफ टाइम पीरियड के बाद इसका टर्मिनल चेंज होते रहती है, तो ग्राफ भी दिखा देंगे इसका। तो ये यहाँ से आई नॉट इक्वल टू जो है वो क्या लिखे हैं, बी ए ओमेगा बाय आर। ये बी ए ओमेगा बाय आई नॉट है। अब इसका कर्व दिखाएंगे तो देखिए साइन का कर्व आप जानते हैं, साइन का कर्व किस तरह से होता है। तो साइन का कर्व कुछ ऐसे आता है, ये साइन थीटा का देख लेंगे वर्सेस थीटा, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आता है। कॉस का ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होती है, लेकिन साइन का कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो बस इसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे आएगा। तो इनका जो है सो एम्पलीट्यूड ई वाले का कुछ ज़्यादा होगा, जब आर से डिवाइड होकर थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे कर्व दिखा देते हैं, इसको मिटा करके। इतना आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए हम कर्व दिखा देते हैं। सिर्फ एक ये रहने दीजिए और एक तो ई वर्सेस टी ग्राफ, और इसका फंक्शन जो दिया हुआ है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। तो जो साइन का ग्राफ है उसी पे आ जाएगा। यहाँ पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा टी का वैल्यू जब 1 होगा तो ये हो जाएगा ई नॉट इस तरफ और माइनस ई नॉट इस तरफ। तो कुछ ऐसे आएगा, फिर हर बार रिपीट होता रहेगा। एक टाइम पीरियड पे यहाँ तक आ चुका है, सेकेंड टाइम पीरियड पे ये यहाँ पे आएगा। तो ये टी वर्सेस ई हो चुका है, ई वर्सेस टी है ग्राफ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका हाफ टाइम पीरियड t/2, ये t और ये 3/2t और ये हो जाएगा 2t। उसी तरह से i वर्सेस t ग्राफ, सेकेंड जो हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, i वर्सेस t ग्राफ। अब इनका भी देखिए क्या वैल्यू है, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये है। तो इनका भी ग्राफ कुछ बिल्कुल सेम ही आएगा, थोड़ा सा इनका जो है पिक वैल्यू कम होगा। तो मान लीजिए इतना पे है और इतना पे, ये आई नॉट और ये माइनस में आई नॉट है, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये सांप जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन ये साइनसॉइडल ग्राफ जो होती है कुछ इस तरह से होती है। इस पर टाइम और इस पर करंट, ये पीक करंट है। आई नोट जो है ये पीक करंट है, ये पीक करंट है पॉजिटिव वैल्यू से। यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड होगा t/2, ये फुल टाइम पीरियड, फिर ये 3/2 टाइम पीरियड और ये फुल टाइम पीरियड। इतना बात समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।